अधीनस्थ न्यायालय। जी हाँ, उच्च न्यायालय के अधीन जो भी न्यायालय कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो चलिए पूरी बात हम करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें। राज्य सरकार की पूरी सीरीज आपके सामने मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर है। चलिए अधीनस्थ न्यायालय के लिए हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, उसके अधीन यानी कि उसके अंडर में कई प्रकार के न्यायालय कार्य करते हैं। उन्हें ही संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। अधीनस्थ यानी कि उसके अंडर में, उच्च न्यायालय के अंडर में जो भी कार्य करते हैं वो सब अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 233 की। अनुच्छेद 233(1) इसकी बात करते हैं सबसे पहले। ये प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है? ये अधीनस्थ न्यायालयों का क्या करता है? प्रावधान करता है। ये डिसाइड करता है कि अधीनस्थ न्यायालय होंगे। यानी कि ये कहता है कि प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है जिसका जिले में अपील संबंधी क्षेत्र अधिकार होता है। उस जिले से संबंधित जितने भी अपील होगी वो सब उस न्यायालय में की जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि नियुक्ति। अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति किनकी होती है, नियुक्ति कैसे होती है और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से, आप ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्च न्यायालय का परामर्श लिया जाता है। उच्च न्यायालय परामर्श, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राज्यपाल करता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और सामान्यतः यह नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों में से ही कर ली जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 233 की। इसका दूसरा भाग ये कहता है, ये इसकी योग्यता की बात करता है। जो न्यायाधीश होता है, जिला न्यायाधीश, उसकी योग्यता की बात करता है। योग्यता ये कहता है 7 साल, 7 ईयर्स, 7 वर्ष। यानी कि किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। 7 वर्ष तक अधिवक्ता जो रहा है उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर शोभित किया जाता है। अब ये बात करते हैं कि प्रत्येक जिले में एक जिला है तो उस जिले में 3 तरह के न्यायालय होते हैं। एक जिले में 3 तरह के न्यायालय होते हैं। पहला होता है जैसे फौजदारी न्यायालय होता है, एक फौजदारी होता है। दूसरा न्यायालय होता है दीवानी न्यायालय। और एक और न्यायालय जो होता है उसे हम कहते हैं भू राजस्व। तो 3 तरह के न्यायालय किसी जिले में होते हैं। फौजदारी का मतलब क्या हो गया? आपराधिक विवादों की जो सुनवाई होगी वो यहाँ पे होती है। आपराधिक विवाद इक्वल टू फौजदारी न्यायालय। तो यहाँ का जो जिलाधीश होता है उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो फौजदारी जो न्यायालय है वहाँ का जिलाधीश को हम क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं। उसके बाद दीवानी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? चल अचल संपत्ति संबंधी जो भी विवाद होते हैं वो सब दीवानी मामले में सुलझाए जाते हैं। और भू राजस्व में क्या होता है? भू लगान, भूमि संबंधी जो भी लगान संबंधी जो भी कार्यवाही होती है वो सब यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पे एक शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, वो है ग्राम न्यायालय शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। देखिए क्या होता है, 39(1) जो संविधान का अनुच्छेद है, 39(1) कह सकते हैं हम। इसमें ये क्या हुआ कि इसके तहत क्या हुआ कि जो नीचे की अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए इस तरह के न्यायालयों की स्थापना की गई। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 2007 को हमारे पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का फैसला किया था। ये जो ग्राम न्यायालय होंगे ये एक न्याय अधिकारी के अधीन काम करते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है। ये ग्राम न्यायालय जो हैं वो देश के सभी राज्यों में पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि ग्राम न्यायालय जो होता है वो राज्य में सबसे निचले क्रम की जो अदालत होती है उसे ही ग्राम न्यायालय हम कह सकते हैं। तो ये हमने बात की अधीनस्थ न्यायालय के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम एक एक करके सभी न्यायालयों की बात करेंगे, ऊपर से लगाकर जो नीचे तक जो सभी न्यायालय हैं उन सब की हम बात करेंगे। जैसे सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय।
यानी कि मृत्यु दंड तक सभी प्रकार के दंड जो है वो कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। अंतिम अपील यहाँ पर की जा सकती है, इसके बाद केवल राष्ट्रपति ही सुनता है। इसके अंडर में कौन होते हैं? इसके नीचे होते हैं उच्च न्यायालय। यहाँ पर भी किसी भी तरह का दंड जो है वो दिया जा सकता है, मृत्यु दंड तक यहाँ पर दिया जा सकता है, पर इसकी अपील पुनः यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो सबसे ऊपर ये हो गया, उसके बाद में ये हुआ। इसके बाद में इसके बाद में इससे छोटा होता है सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होता है, इससे छोटा। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी दंड जो है वो दिया जा सकता है, पर मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। मृत्यु दंड के अतिरिक्त मृत्यु दंड नहीं होता है, मृत्यु दंड नहीं, ये मृत्यु दंड के अलावा जो भी दंड होगा वो यहाँ पे दिया जा सकता है, पर इसके लिए उच्च न्यायालय की परमिशन आवश्यक है। उच्च न्यायालय की परमिशन होगी तो ये सारे दंड दे सकता है, पर मृत्यु दंड ये नहीं दे सकता। कौन? सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। अब इससे छोटा कौन होता है? इससे छोटा होता है ये सहायक सत्र न्यायाधीश। सहायक सत्र न्यायाधीश क्या होता है? मृत्यु दंड, ये भी मृत्यु दंड नहीं दे सकता, ये मृत्यु दंड ये नहीं देता है, और ना ही ये आजीवन कारावास देता है। ये आजीवन कारावास भी नहीं देता है, आजीवन कारावास नहीं देगा। इन दोनों को छोड़ दो, 10 वर्ष के अधिक के कारावास को छोड़ दो, मतलब 10 ईयर्स से ज्यादा ये नहीं दे सकता, यानी 9 ईयर्स तक की सजा ये दे सकता है। 9 साल तक अगर सजा हो रही है किसी अपराधी को, तो 9 साल तक का कोई भी दंड जो है वो सहायक सत्र न्यायाधीश दे सकता है। 10 साल से ऊपर जाते ही उसको फिर सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश में भेजना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसके भी बाद कौन होता है? इसके भी नीचे होता है मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, यानी 7 साल 7 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ये भी मृत्यु दंड वगैरह आजीवन कारावास नहीं दे सकता है। 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर, यानी कि 6 साल तक, 6 साल तक का जो भी दंड है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो 6 साल तक की बात कौन करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। किसी भी तरह का 6 साल तक का दंड ये दे सकता है।